नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो आपको बोर्ड में जिसका पेपर 4 अप्रैल को है। इसमें कुल आपने पढ़ा होगा कि 5 इकाई हैं। ठीक है। पहला जो इकाई है वो कहलाता है आपका जनन। इसमें टोटल आपके 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहले पार्ट को हटा दिया गया है। इसमें से आपको 2 पार्ट पढ़ना है। पहला पुष्पों में लैंगिक जनन, और दूसरा आपको पढ़ना है मानव जनन। इस दोनों पार्ट से आपको क्या क्या बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम बात करेंगे। जैसे पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, जिसमें पुष्पों में लैंगिक जनन की जनन पार्ट है, उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। तो उसमें आपको फिगर के रूप में टीएस ऑफ एंथर तैयार करना है। टीएस ऑफ एंथर, केवल फिगर तैयार करना है, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। तो टीएस ऑफ एंथर आप तैयार करेंगे। दूसरा, इस पार्ट से जो आप तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल या ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जो आपका ओव्यूल बन रहा होगा, उस ओव्यूल में आप पढ़े होंगे कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसका आपको फिगर तैयार करना है। ठीक है ना। डिटेल की अगर बात करें कि इसमें से प्रश्न कौन कौन सा आ सकते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। पहला, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। लघु बीजाणु जनन। और दूसरा अगर आपको तैयार करना है तो वो है दीर्घ बीजाणु जनन। इन 4 प्रश्नों के अलावा इस पार्ट से आपको कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपके इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इतने ही हैं। मानव जनन वाले अगर पार्ट की अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहला शुक्राणु का स्ट्रक्चर, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद ओवरी का टीएस, ठीक है ना, ओवरी का टीएस फिगर। और तीसरा अगर फिगर बात करें तो नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। ठीक है ना। तीनों में अगर इम्पॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा शुक्राणु का स्ट्रक्चर। इसमें आपका अगर प्रश्न की बात करेंगे तो 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, शुक्राणुओं का जनन कैसे होता है, कैसे शुक्राणुओं का जनन होगा, ठीक है ना, ये प्रक्रिया। और दूसरा आपका इसमें अंडाणु जनन। इतना आपको इसमें मुख्य रूप से परीक्षा को देखते हुए तैयार करना चाहिए। ये हो गया आपकी पहली इकाई, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अब इस इकाई से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसको आप तैयार कर लेंगे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे इकाई के बारे में। दूसरा इकाई है आपका आनुवांशिकता एवं विकास। दूसरी इकाई है आपकी आनुवांशिकता एवं विकास, इवोल्यूशन। इस पाठ को आपको पूरे 5 इकाई में सबसे ज़्यादा इसी पाठ को आपको तैयार करना है। लगभग 13 से 15 नंबर ये पाठ अकेले आपका क्वेश्चन लेकर एग्ज़ाम में आपके सामने आता है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या आप तैयार करेंगे, तो इसमें आपको आनुवांशिकता के नियम पढ़ाए गए होंगे। जैसे पहला आनुवांशिकता का नियम जो आपको पढ़ाया गया है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो नियम है आनुवांशिकता का, जो द्वितीय नियम कहलाता है, वो कहलाता है स्वतंत्र
अपव्यूहन का नियम। तो इन दोनों नियम को बिना देखे आप एग्जाम में न जाएं, ठीक है। इन दोनों नियम को आप एकदम अच्छे से किस गुणी संकरण के, जैसे इसको एक गुणी संकरण के द्वारा समझा जा सकता है, इसको दो गुणी संकरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो कैसे इसको दो गुणी संकरण के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसमें दृश्य प्ररूप अनुपात आएगा, जीन प्ररूप अनुपात क्या आएगा, इसको एक गुणी संकरण से समझेंगे तो इसमें अनुपात क्या आएगा, ये आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दीर्घ जो आपके लंबे प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और अगर इस पार्ट से अगर आप तैयार करने की बात करेंगे कि क्या क्या तैयार किया जा सकता है एग्ज़ाम को देखते हुए, तो इसमें आपको सबसे पहले टेस्ट क्रॉस तैयार करना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो तैयार करना है। बैक क्रॉस क्या होता है वो तैयार करना है। और आनुवांशिकता पढ़ने से पहले कुछ आपको शब्दावलियाँ पढ़ाई गई होंगी, जैसे जीन प्ररूप किसे कहेंगे, दृश्य प्ररूप किसे कहेंगे, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, एलिलोमार्फ क्या होता है, जीन लोकस क्या होता है, ये सारी शब्दावलियाँ आपको पढ़ाई गई हैं। इन सारे शब्दावलियों का अब परिभाषा उदाहरण सहित देखकर एग्जाम में जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें कि तीसरे नंबर पे इस पार्ट से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो तीसरे नंबर पे आपको मेंडल के नियमों से विदलन पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, विचलन। तो उसमें आपने पढ़ा होगा अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा आपने पढ़ा था सप्रभाविता। इन दोनों को भी आप एग्जाम में देखकर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, सप्रभाविता किसे कहते हैं, ये मेंडल के प्रथम नियम के अपवाद हैं, जिसमें दृश्य प्ररूप जीन प्ररूप अनुपात एक समान मिलता है, एक संबंधे दो संबंधे एक। तो कैसे ये मिलता है ये पूरा अच्छे से आप देख के जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन, अब अगले इकाई की बात करेंगे जिसमें आणविक संरचना की बात है। तो उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में। तो ये दो चरण में आपने पढ़ा होगा। एक में आपने पढ़ा होगा अनुलेखन, क्या पढ़ा होगा, अनुलेखन, जिसमें डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया आप देख लेंगे। और दूसरा आपने पढ़ा होगा अनुवादन, जिसमें एमआरएनए की सहायता से हम क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये आप प्रक्रिया तैयार कर लेंगे। उसके बाद आनुवांशिक कूट आपने पढ़ा होगा, जिसको जेनेटिक कोड हम नाम देते हैं। यह आनुवांशिक कूट क्या होता है, डीएनए को अर्धसंरक्षी साबित करने के लिए कुछ आपके प्रयोग 3-4 पढ़ाए गए होंगे, वो प्रयोग आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है ना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है ये तैयार कर लेंगे। और इसके बाद एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या होता है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। कब ये स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म किया गया, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया होगा। इस पार्ट से जितने भी संबंधित आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में इसको आप इसके सारे सॉल्व कर सकते हैं। हमने 2 इकाई समझ लिया था कि उससे कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तीसरी इकाई जो है वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, ठीक है ना। इसमें आपको 2 ही पार्ट पढ़ना होगा, पहला रोग वाला पार्ट और दूसरा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। दूसरा आपको पार्ट पढ़ना होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये आपको 2 पार्ट आपको इस इकाई में पढ़ने हैं। इससे आपको ज़्यादा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटी इकाई होती है। जैसे रोग है तो रोग आपके जीवाणु के द्वारा भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु जनित रोगों के नाम याद कर लेंगे, जैसे टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक है ना।
टेटनस जीवाणु जनित रोग है, किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। तो जो भी आपके जीवाणु जनित रोग होंगे 2 3 4 आप याद कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से विषाणु जनित रोग, ठीक है ना, कुछ कृमियों के द्वारा जनित रोग, ये आप तैयार कर लेंगे। और किस जैसे अगर मान लीजिए कि हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं, तो ये टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा हो रहा है, ये जरूर आप याद रखेंगे। क्या लक्षण होंगे, कैसे उपचार करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना पढ़ा होगा आपने, वाई आकार का। किस आकार का? वाई आकार का पढ़ा होगा। ऐसे आपने किताब में पढ़ा होगा। तो ये वाई आकार का जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना है, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है ना। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप तैयार कर लेंगे। कैसे प्रतिरक्षण तंत्र क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षण तंत्र किसे कहते हैं, या प्रतिरक्षा हमारी शरीर कैसे उत्पन्न करती है, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इस वाले पार्ट में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि जो भी आपका जीवाणु है वो मानव कल्याण में कैसे उपयोगी है। तो जैसे ये प्रश्न आएगा, 2 हेडिंग आप बनाएंगे। पहला, कैसे ये उपयोगी है, और कैसे ये हमारे लिए हानिकारक है। 2 ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। हानिकारक में ये हमारे खाने को सड़ाने का काम करता है, ठीक है ना, भोजन को सड़ाने का काम करेगा, ये पहला हानि हो गया। दूसरा, हमारे अंदर रोगों को उत्पन्न करता है। तीसरा, हमारे कपड़ों को ख़राब करता है, हमारे टाइल्स लगे होते हैं जो मकान में, उनको ख़राब करते हैं। तो ये सब इसकी हानियाँ होंगी। हानियाँ कम हैं, उपयोगिता उसकी ज़्यादा है। तो जो भी उपयोगिता है, जैसे दूध की इंडस्ट्री में दूध से दही बनाना, चीज़ बनाना, ये सब हो गया। औद्योगिक स्तरों में जीवाणु का क्या उपयोग है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे इकाई का, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। तो ये पाठ आपका आनुवांशिकता के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सबसे पहला जो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट परीक्षा के तहत याद कर लेना चाहिए, या पूरी तरीके से आपको आना चाहिए, वो होता है rDNA टेक्नोलॉजी। पुनर्संयोजित DNA का निर्माण हम कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो rDNA का निर्माण हम कैसे करेंगे, कौन कौन से सामग्री चाहिए, कौन कौन से आपके टेक्निक्स चाहिए जिससे rDNA का हम निर्माण कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, पूरी तरीके से। जब इसके सामग्री की बात करेंगे तो इसी में एक आपको साइकिल पढ़ाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला, डीनेचुरेशन, DNA के खंडों को तोड़ना, ठीक है ना। दूसरा होता है एनेलिंग, ठीक है ना, दूसरा स्टेप होगा एनेलिंग। और तीसरा हो जाएगा एक्सटेंशन का मतलब होता है उसको बढ़ाना, जो तोड़ के हमने अलग किया है उसकी संख्या में बढ़ाना। PCR का काम ही होता है 1 DNA से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब DNA के कॉपी को बढ़ाने के लिए हम PCR साइकिल कराते हैं। या इसको सीधे सीधे कहा जाए तो ये पूरे PCR को दूसरा नाम दे सकते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन का मतलब होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही होता है संख्या में बढ़ोतरी करना। तो इस पार्ट से आपके 2 ही ये क्वेश्चन। उसके बाद बीटी कॉटन क्या होता है, तो बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरोजेनोसिस है। तो बीटी कॉटन क्या हो गया, बीटी ब्रिंजल क्या हो गया, बीटी टमाटर क्या हो गया, आपके GMO पादप क्या हो गए। GMO का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो पारजेनी पौधे भी होते हैं, पारजेनी जंतुएं भी होते हैं। इनका क्या उपयोग है, कैसे मानव के लिए उपयोगी हैं या मानव कल्याण को सुधारने का काम करते हैं, ये आपको इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से वो मैंने सेलेक्ट किया है, आप उसको तैयार करके परीक्षा में जाएंगे। 5वीं इकाई है आपकी जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये आपकी 5वीं इकाई है।
और आखिरी इकाई भी है। इसमें सिर्फ आपको एक ही पार्ट पढ़ना है कि जैव विविधता क्या होता है और उसको हम कैसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी है क्या ये तैयार करना है, ठीक है ना। और इसका हम क्षरण कैसे कर रहे हैं, इसका हम क्षरण कैसे कर रहे हैं ये तैयार करना है। और क्षरण कर चुके हैं तो उसको दोबारा हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको संरक्षण दे सकते हैं, ये भी आपको तैयार करना है। इसमें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। बायो टाइगर रिजर्व क्या होता है, बायो टाइगर रिजर्व क्या होता है, कुल कितने बायो टाइगर रिजर्व हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व का निर्माण कैसे हम करते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, ये सब आप इसमें पढ़ लीजिएगा। एक आध दो फुल फॉर्म इसमें पूछे जाते हैं, जैसे साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना, तो ये साइट्स क्या है इसके बारे में आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इससे बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा छोटी इकाई है, इसमें आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। एक आध दो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, उसको आप तैयार कर लेंगे।